तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो आज इसी का अगला टॉपिक देखेंगे। जैसे कि हम लोग अफर्मेटिव देखे थे पिछली क्लास के वीडियो में, आज हम देखेंगे इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो, तो जल्द से जल्द आप सभी लोग आइए, जुड़ जाइए, देखते हैं, है ना, इस वीडियो को किस प्रकार से हम लोग टेंस को करते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी वर्ड रहता है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इसको हम सीखेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक ना? अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो आज मेरे द्वारा जरूर सीखेंगे, है ना। आइए समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बाबू, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जिसे आप हिंदी में इसे कहते हैं कि नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है। नकारात्मक वाक्य का मतलब क्या होता है कि यानी जैसे नहीं होता है कि किसी काम के लिए मना कर देना। जैसे अगर हम कह दें कि राधा स्कूल नहीं जाती है, ठीक है, वह खाना नहीं खाता है, तो ये सब कैसे सेंटेंस रहेंगे? निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। तो जब आप इतना बात जानिए गए हैं, पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आप जानबे करते हैं, सब कुछ तो आपको हम कल बताइए देते। अब इस स्ट्रक्चर पे सीधे फोकस करेंगे और इसके रूल्स देख करके हम सीधे इस पे काम करना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हम इसके रूल की बात कर दें बाबू, रूल, तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं। इसके बाद डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर लास्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट लिख करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। बात क्लियर? अब बात आती है यहाँ कि अब यहाँ डू और डज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो बाबू ध्यान से देख लो सब लोग, डू और डज का यूज कहाँ करते हैं। ये जो डू और डज हमारी है ना, ये दोनों हमारी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बाबू? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये होता है सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कहते हैं? सहायक क्रिया के नाम से भी जानते हैं, यानी उसका हिंदी है। ठीक। तो ध्यान से देखिएगा इस रूल्स को। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे वो डू नॉट का यूज होगा चाहे डज नॉट का यूज होगा। इसके बाद हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके फिर फुल स्टॉप लगा देते हैं। बात क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ चर्चा यही थी हमारी कि डू का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। डू यानी बहुवचनकर्ता के साथ। किसके साथ बाबू? बहुवचनकर्ता के साथ। ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ हमेशा डू का यूज करते हैं। बहुवचनकर्ता कौन कौन आते हैं? तो आप कहेंगे आई, यू, वी, दे। ये सब क्या है? हमारे बहुवचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार डज जो हमारा होता है, यह बाबू आपके एक वचनकर्ता के अंतर्गत आता है, यानी कि एक वचनकर्ता के साथ, एक वचनकर्ता के साथ आप हमेशा डज का यूज करेंगे। एक वचनकर्ता के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ही, सी, इट और किसी का नाम हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं भैया? तो आप कहेंगे कि एक वचनकर्ता के अंतर्गत आते हैं। और एक वचनकर्ता के साथ हमेशा आप सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हमेशा आप डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अगर इतनी बात क्लियर, तो अब हम चर्चा करेंगे इसके एग्जाम्पल पर। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल की बात कर दें कि राधा विद्यालय नहीं जाती है। राधा विद्यालय नहीं जाती है ना।
राधा विद्यालय नहीं जाती है तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो आइए इसको समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। ठीक है, इजी इतना बताएंगे ना कि आप भूल कर भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक चीज बता दें कि जब किसी टेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो सबसे पहले हमारा यही एक मुख्य उद्देश्य होता है कि हम उस टेंस की पहचान करते हैं। वह टेंस किस टेंस का वाक्य है, वह जो सेंटेंस लिखा हुआ है वह किस टेंस का वाक्य है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ती है लिखा हुआ है, ती है, तो आपको बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, है कि नहीं? तो इससे तो ये पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो बनाने का रूल्स क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ? तो आप कहेंगे राधा है, तो राधा की आप इंग्लिश यहाँ बहुत प्यार से लिखिए राधा। तो राधा किसी का नाम है, यह सिंगुलर हो गया, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे? डज नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो राधा डज नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा काम हो रहा है? जाने का, जाने के लिए होता है गो। फिर प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे, कहाँ जा रही है? स्कूल जा रही है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि राधा डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। बात समझ आई? आगे हम देखते हैं, यही हम कह दें कि वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं, वे गाना नहीं गाते हैं। तो अब देखिएगा यहाँ ताती ते मिल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। लेकिन यहाँ देखिएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वे है। वे कैसा सब्जेक्ट होता है? तो आप कहेंगे बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ सबसे पहले वे की इंग्लिश आप लिखेंगे क्या? दे। क्या लिखेंगे? दे। बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा सहायक क्रिया टू नॉट का यूज करेंगे आप। नॉट क्यों आ रहा? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। ठीक है, तो आप लिखेंगे दे डू नॉट क्या कर रहा है काम? सिंग। सिंग मतलब गाने का काम हो रहा है, सिंग आ सॉन्ग, है ना? आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे कि दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। इसी प्रकार हम और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि हम नदी में हम नदी में नहीं तैरते हैं, हम नदी में नहीं तैरते हैं, तो आप देखेंगे क्या? क्या आप इसे बता सकते हैं? इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? नहीं। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हम हैं, तो हम की इंग्लिश क्या लिखेंगे आप? वी लिखेंगे। वी कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ आप डू नॉट लिखेंगे, यानी नॉट क्यों? क्योंकि नहीं शब्द आया है। तो आप लिखेंगे वी डू नॉट स्विम इन द स्विम इन द रिवर, इन द रिवर। बताइए, अब समझ में आया? अगर नहीं समझ आया तो एक आध एग्जाम्पल और देखा जाए, है कि नहीं? आइए एक एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। अब उम्मीद करेंगे कि सब चीजें क्लियर हो गया होगा। जैसे एक एग्जाम्पल्स अगर हम कर दें, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, वह पत्र नहीं लिखती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप कहेंगे वह पत्र नहीं लिखती है, तो वह का इंग्लिश यहाँ क्या हो जाएगा? तो बाबू आप कहेंगे सी होगा। तो सी सिंगुलर होता है, तो इसके साथ आप डज नॉट का यूज करेंगे। आप लिखेंगे सी डज नॉट। लिखने का कार्य हो रहा है तो इसका मतलब राइट हो रहा है। ठीक है, राइट आ लेटर। ठीक है, सी डज नॉट राइट आ लेटर, यानी वह एक पत्र नहीं लिखती है। बात क्लियर? अब समझ आया टेंस कैसे बनता है? चलिए, अगर एक बार आप देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, तो अब हम यही चर्चा करेंगे। अगर निगेटिव हो गया तो इसी के अब हम लोग देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती बाबू? तो आप इसे कहते हैं ना, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं ना, हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है हमारा यस या नो टाइप होता है, नंबर दो होता है क्यू डब्ल्यू टाइप, जिसे हम आप क्या कहते हैं? क्वेश्चन वर्ड टाइप कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें चर्चा करेंगे यस या नो टाइप। यस या नो टाइप, हाँ या ना। जैसे हम आपको बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं? जैसे अगर हम आपसे कह दें क्या तुम स्कूल जाते हो, तो आप कहेंगे हाँ जाते हैं या ना जाते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न करेंगे कि अगर हम कह दें कि क्या लता स्कूल जाती है, क्या वे मैदान में खेलते हैं, बात समझ रहे ना? या इसी को आप कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि हमारा यस या नो टाइप होता है, इसी को आप कहते हैं। समझ रहे हैं बात को ना? तो जब इतनी सी बात भैया समझ आ गया, तो अब हम इसके रूल्स को देखेंगे। इसके रूल्स क्या होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि जब सेंटेंस में यहां लिख देते हैं कि जब जब सेंटेंस में जब सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आए। क्या है बाबू? क्वेश्चन वर्ड पहले आए, तब हम बनाने का रूल्स कैसे होगा? जब सेंटेंस में क्यू डब्ल्यू वर्ड क्या है? पहले आए, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले आए। तो बनाने का रूल्स क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। अगर क्वेश्चन मार्क आप नहीं लगाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो बना बनाया सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए ना, जैसे नहीं कहा गया है कि मंदिर में यानी मेला में जब जाते हैं, लोग नहीं कहते हैं, जहां जहां मूर्तियां होती तो वहां लोग कहते हैं कि मेला में घूमने वाले सभी लोग, जो लोग आए हैं तो प्रसाद लेना ना भूलें। तो उसी प्रकार ये जो सेंटेंस बनता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसमें भी यही बात होती है कि सब कुछ आप कर लीजिएगा, लेकिन लास्ट में अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे ना, तो सेंटेंस पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए क्या है, इसका ध्यान हमेशा याद रखना है। ठीक। तो अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि डू और डज का हम लोग यूज कहाँ करते हैं। तो आपको पहले ही आप नेगेटिव जब सेंटेंस बताए तब तो बताइए किए हैं, है ना? तो हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, ध्यान से मेरी बात को अब सुनिएगा। जैसे अगर हम ही एग्जाम्पल की बात कर दें, क्या तुम क्या तुम किताब पढ़ते हो? क्या तुम किताब पढ़ते हो? तब क्या होगा इसका ट्रांसलेशन? तो आप कहेंगे ना कि जैसे आपसे कोई पूछ लिया कि क्या तुम यह किताब पढ़ते हो या पढ़ते हो, तो क्या कहेंगे आप? हाँ पढ़ते हैं या ना पढ़ते हैं, यस या नो टाइप हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब क्या है कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के पहले आता है, तो उस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेट करने का रूल्स जो हमने आपको बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, चाहे डू हो गया चाहे डज हो गया। इसके तुरंत बाद हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बात समझा? इसका मतलब यह है कि जो आप यहाँ क्या शब्द देख रहे हैं, यानी यही हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है, क्या क्यों कैसे। ठीक है। तो हम इन जब सेंटेंस के पहले अगर ये सब वाक्य मिलता है, तो हम लोग इस वाक्य यानी इस शब्द की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो उसके साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। बात समझा? तो यहाँ देख सकते हैं तुम क्या होता है? बहुवचन होता है। तो बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग सहायक क्रिया डू का यूज करते हैं। तो डू के तुरंत बाद हम लोग यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ आप लिखेंगे यू, डू यू। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो बाबू यहाँ लिखेंगे रीड। किसको पढ़ रहा है?
किताब को क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। तो आप लिख सकते हैं कि डू यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो। बताइए, इतनी बात समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं आया? नहीं आया तो आओ और देखते हैं एग्जाम्पल, है कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं आपसे, क्या वह क्या वह रोड पर टहलती है, क्या वह रोड पर टहलती है। तो इसका देखिएगा ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। क्या वह रोड पर टहलती है बाबू। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, इतना इजी है ना कि कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, समझना केवल बस एक से दो एग्जाम्पल आप कर लेंगे ना, ऐसे हजारों एग्जाम्पल आप कर लेंगे। लेकिन क्लास को कभी मिस मत कीजिए, स्किप करके मत देखिए, पूरा डिटेल्स देखेंगे ना, हर एक स्टेप आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम थोड़ी थोड़ी पढ़ा के आगे बढ़ेंगे, नहीं, हर एक स्टेप को बताएंगे। चलिए देखिए, क्या वह रोड पर टहलती है, तो क्या शब्द आ गया पहले, तो इसको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, यानी इसकी इंग्लिश आपको नहीं लिख ली। क्यों नहीं लिख ली है? क्योंकि सेंटेंस के पहले आया है। ठीक, अब बात आती सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा वह है, वह देखिए सिंगुलर होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब डज का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए वह तो चाहे स्त्रीलिंग हो सकता है, चाहे वह पुल्लिंग हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है ना। तो डिपेंड करता है यहाँ ता ती ते पर। यहाँ ती है तो इसका मतलब वह लड़की है, तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, डज सी, क्या काम हो रहा, टहलने का, तो आप लिखेंगे वॉक। कहाँ टहल रही है, ऑन द रोड, ऑन द रोड। तो आप कह सकते हैं डज सी वॉक ऑन द रोड। ठीक, इसी प्रकार और देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अगर हम यही कह दें, क्या वे क्या वे खाना खाते हैं, क्या वे खाना खाते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बाबू। क्या, इसको इग्नोर कर दीजिए, वे बहुवचन देखिए वे क्या है, सब्जेक्ट है ना, वे बहुवचन है, बहुवचन के साथ हमेशा सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। तो आप लिख सकते हैं डू दे, खाने की इंग्लिश होता है ईट, डू दे ईट, किसको खाना, खाना, तो डू दे ईट क्या लिखेंगे, फूड कर देंगे। ठीक, और एग्जाम्पल करवाएं, आइए और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बाबू हम कह दें, क्या हम क्या हम कमरे में क्या हम कमरे में सोते हैं, क्या हम कमरे में सोते हैं, है ना। तो अक्सर लोग तो कमरे में सोते हैं, है कि नहीं, आप लोग भी सोते होंगे कमरे में, है ना। तो देख लेते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। क्या हम कमरे में सोते हैं, तो हम सब्जेक्ट है, तो यानी यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लिखेंगे डू। हम की इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, डू बी कौन सा कार्य हो रहा है, सोने का। तो सोने के लिए क्या होता है, तो आप कहेंगे स्लीप, डू बी स्लीप इन द रूम, यानी कि अपने कमरे में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, 4 से 5 एग्जाम्पल दे दिए ना। हाँ, समझ आया नहीं आया। एक लास्ट एग्जाम्पल और आपको बता देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम यही कह दें कि मैं क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, तो आप कहेंगे आप खाली कहते हैं कि डेली क्लास चलेगा, लेकिन क्लास डेली नहीं चलाते हैं, है कि नहीं। आपकी शिकायतें हमसे हो सकती हैं, है ना। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा आपके सामने, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, आप तो कहेंगे हाँ पढ़ाते तो हैं, लेकिन क्या है ना कि डेली नहीं पढ़ाते हैं, इस शिकवा शिकायत है आपसे, है ना। तो लेकिन हम अब प्रयास करेंगे कि डेली आपको पढ़ाएं। आइए, सब्जेक्ट यहाँ क्या है, मैं, तो मैं के पहले क्या, तो क्या को इग्नोर कर देना, इसको लिखना ही नहीं इसकी इंग्लिश है। तो मैं बहुवचन होता है, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया डू के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई, क्योंकि मैं के इंग्लिश क्या होता है, आई एन होता है, तो डू आई पढ़ाने का कार्य हो रहा है। अच्छा नहीं भी वर्ड लिख दिए हैं, एक मिनट, नहीं शब्द को तो बताना ही अभी नहीं आपको है, एक मिनट एक मिनट,
नहीं तो अभी आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। हाँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ये सेंटेंस लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बाबू, डू आई, पढ़ाने के कार्य होते हैं यहाँ। पढ़ाने के लिए क्या होता है, टीच। किसको पढ़ा रहा हूँ, यू। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, तो आप लिख सकते हैं डू आई टीच यू। बताओ, अब इतनी बात समझ आया कि नहीं? अगर इतनी सी बात समझ आ गया भैया, तो बस, क्या और पढ़ाया जाए? हैं? चलिए, अगले टॉपिक पे अब हम चर्चा करते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा होता है ना, क्यू डब्ल्यू टाइप। इस टाइप को देख लेते हैं जल्दी से। आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, यहाँ लिख देते हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। कहाँ है बाबू, वाक्य के बीच में आए, तब के लिए ये रूल्स होता है। जैसे हम आपको एग्जांपल बताते हैं कि वे स्कूल क्यों जाते हैं, वे स्कूल क्यों जाते हैं, तुम खाना क्यों खाते हो, वे गाना क्यों गाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार का जो सेंटेंस होता है, तो इसको बनाने का रूल्स क्या होता है, हम लोग एक झटके में देख करके आज की क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। चलिए, तो इसके अगर हम रूल्स की बात करते हैं बाबू, तो रूल्स हमारा क्या होता है? तो सबसे पहले ना, कि जब क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, तो सबसे पहले ना हम उसी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे डू या डज का यूज करते हैं। फिर हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, और लास्ट में हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख करके और ऑब्जेक्ट यहाँ चपका दीजिए। फिर क्वेश्चन मार्क लगाना एकदम मत भूलिएगा। अर्थात कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते हैं, जैसा सब्जेक्ट वैसी सहायक क्रिया। फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख करके क्वेश्चन मार्क हम लोग लगा देते हैं, है ना? आओ बाबू, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अगर हम कह दें, वह वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है। अब देखो भैया, सेंटेंस इजी है कि नहीं? वह स्कूल क्यों जाता है, आप सबको पता है स्कूल क्यों जाता है ना? स्कूल जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां से हमें ज्ञान मिलता है, जिससे हमारा क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। जब बौद्धिक विकास होगा, तो आप जानिए रहे हैं क्या क्या विकास होता है, चर्चा उस पर नहीं करेंगे क्योंकि क्लासें लंबी हो जाएंगी। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझो बाबू सब लोग। वह स्कूल क्यों जाता है, तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर ये क्वेश्चन वर्ड कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो वर्ड आते हैं, अगर वाक्य के बीच में आएगा, तो इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। अर्थात यहाँ क्यों है ना, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले आप लिखेंगे वाई। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों होता है। अब बात आती है कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आप डू या डज का यूज किसका करेंगे? तो प्रश्न आता है कि सब्जेक्ट पे चलते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ हमारा वह है, तो वह हमेशा सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप डज का यूज करेंगे। डज हो गया, फिर सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही, यानी व्हाई डज ही। फिर कौन सा कार्य हो रहा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाने का, तो गो, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल जा रहा है। कहाँ जा रहा बाबू, स्कूल जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं व्हाई डज ही गो टू स्कूल। नहीं समझ आया? फिर एक आध एग्जाम्पल देखेंगे, 100% समझ आएगा, ये हम आपको गारंटी देते हैं। ठीक, आइए, जैसे हम कह दें कि बगीचे में वे बगीचे में कब टहलते हैं, वे बगीचे में कब टहलते हैं, है ना? तो अब जनरली सी बात है
सेंटेंस है कि वे बगीचे में कब टहलते हैं, तो प्रश्न आ गया यहाँ, कब देख रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, है ना। तो इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले कब की इंग्लिश क्या होता है, तो आप कहेंगे व्हेन होता है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो डू है, यानी आप देख रहे हैं वे क्या बहुवचन के साथ आप डू करते हैं, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हैं दे। तो यानी लिखे आप कि व्हेन डू दे वॉक इन द गार्डन। गार्डन मीन्स क्या होता है, बगीचा होता है बाबू। आपने देखा कि व्हेन डू दे वॉक इन द गार्डन, यानी वे बगीचे में कब टहलते हैं। ठीक, एक दो एग्जाम्पल और कर लिया जाए, आइए, क्योंकि एक एग्जाम्पल और करेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं राधा खाना कब बनाती है, राधा खाना कब बनाती है। तो राधा खाना कब बनाती है, तो आप कह सकते हैं राधा सुबह और शाम में ना खाना बनाएगी जी, है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड यहाँ क्या है, कब है। तो कब की इंग्लिश आप सबसे पहले लिखेंगे ना व्हेन, फिर सब्जेक्ट राधा, राधा हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग सहायक क्रिया डज का यूज करेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट बाबू, राधा। तो आप लिखेंगे व्हेन डज राधा बनाती है कुक, व्हेन डज राधा कुक फूड। ठीक, अब यही देख लेते हैं, एक और सेंटेंस हम देखेंगे, जैसे आपके सामने एक प्यारा सा सेंटेंस मिल जाए, हम हम नदी में क्यों नहीं, क्यों नहीं नहाते हैं। ध्यान से देखिएगा कि हम नदी में क्यों नहीं नहाते हैं, ये दोनों सेंटेंस यानी दोनों वर्ड जो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में एक साथ आया है। यह प्रश्न आपके दिमाग में बना होगा कि क्यों नहीं है, नहीं वाला तो आप बताइए नहीं किए हैं, तो आप देख लीजिए, इसको भी बता देते हैं। ठीक, कि हम नदी में क्यों नहीं नहाते हैं, तो बाबू जब क्यों नहीं एक साथ आ जाए, ठीक है, यानी क्यों नहीं का मतलब है क्वेश्चन वर्ड और नेगेटिव वर्ड्स जब दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो बनाने का जो रूल्स होता है, तो उसके लिए कि सबसे पहले ना हम लिखते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा पहले, हाँ, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं जो क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगा वाई, क्यों की इंग्लिश क्या होगा, वाई। फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो यानी सब्जेक्ट हमारा हम है तो हम के साथ डू, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं वी। फिर हम नहीं शब्द अगर सेंटेंस में रहेगा तो हम लोग नॉट लगा देंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखने के तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट लिख देते हैं। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कौन सा काम हो रहा है, पॉथ, यानी नहाने का कार्य हो रहा है। कहाँ नहा रहा है, तो आप कहेंगे इन द रिवर। यानी आपने देखा कि व्हाई डू वी नॉट पॉथ इन द रिवर। यहीं और देख लेते हैं एग्जाम्पल, वह वह स्कूल में, वह स्कूल में क्यों नहीं, वह स्कूल में क्यों नहीं नाचती है। बहुत प्यारा प्यारा एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वह स्कूल में क्यों नहीं नाचती है, तो आप कहेंगे ना कि नाचती नहीं होगी तो या तो उसको नाचने नहीं आता होगा या तो शर्म आती होगी, तो ही तो बात हो सकता है कि नहीं, तीसरी बात तो हो नहीं सकता है। लेकिन जितनी भी बच्चियां होती हैं वो सबको पता है कि डांस कैसे होता है ना। तो आइए देखते हैं, वह स्कूल में क्यों नहीं नाचती, क्यों नहीं मिल गया ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों की इंग्लिश आप लिखेंगे सबसे पहले वाई, सब्जेक्ट वह के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब आप डज का यूज करेंगे, तो व्हाई डज सी नॉट, क्या कर रही है,
डांस कर रही है। कहाँ कर रही है? तो आप कहेंगे इन द स्कूल कर रही है। ठीक है, चलिए। तो आप, उम्मीद करते हैं कि आप सबको सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक भी टॉपिक जो नहीं पढ़ाया गया है वो हमको आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्लास अगर आप सबको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।